नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आनंद आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। इस कक्षा में हम आगे 31 टू 60 क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था रास निरी पपायोदशम। ठीक है बच्चों, तो हमें ढूंढना है कि कौन सा वो अनुच्छेद है। तो ये हो गया हमारा 52, ये हो गया हमारा 53, ये हमारा हो गया 54, ये हमारा हो गया 55 और ये हो गया हमारा 56। और 56 क्या कहता है? प यानी पदावधि, पदावधि के बारे में बात करता है। आगे पपायोदशम क्या कहता है? ये पात्रता की बात करता है, ये योग्यता की बात करता है। दशम में दशाएं हो गई, शपथ हो गई और महाभियोग हो गया। तो ये पा से संबंधित हमें क्वेश्चन देखना है कि कौन सा कार्यकाल से संबंधित है। कार्यकाल मतलब पदावधि, और पदावधि से संबंधित कौन सा आर्टिकल हो गया? 56। और 56 हमारा कहां दे रखा है? ऑप्शन डी में। तो बच्चों, जब भी राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन आए तो आपको एक सिंपल ट्रिक मैंने बता रखी है, उस ट्रिक पर जाना है, अपने नंबर्स लिखने हैं, आर्टिकल को जान लेना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि कार्यकाल से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, ये कहता है। देखिए यहां पर हो गई सा, संघ की कार्यपालिका शक्ति, यहां रा से राष्ट्रपति हो गया। ठीक है। 54 अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। देखिए ये निर्वाचन हो गया नी, और ये निर्वाचन की रीति हो गया 55। ठीक है। 56 आपका पदावधि हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 क्या कहता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 280 बात करता है वित्त आयोग के बारे में। ठीक है। जो भी करों के द्वारा जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें राज्यों का क्या हिस्सा है, उसको निर्धारित करने का काम वित्त आयोग करता है, उसकी सिफारिश करता है। अभी ये 42% के आसपास चल रहा है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक अर्ध न्यायिक निकाय। तो बच्चों, जब भी पूछा जाए कि एक क्वाजी जुडिशियल अर्ध न्यायिक निकाय को बच्चों कहते हैं क्वाजी जुडिशियल। तो क्वाजी जुडिशियल निकाय जब भी पूछा जाए तो आपको ऑप्शंस में से लगाना है क्या? वित्त आयोग। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 280, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है बच्चों, इसको मैंने आपको एक ट्रिक के द्वारा बताया गया था कि इसको कैसे याद करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या लिखना है? नमातु स्मॉग के। बच्चों ये ट्रिक है इसको याद करने की, जिन जिन राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया है। ठीक है। 371 को छोड़कर। ठीक है। 371 तो आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में हो गई। यहां से हमें शुरू करना है। 371 ए अगर पूछा जाए तो क्या हो गया? नागालैंड हो गया। ठीक है। 371 बी पूछा जाए तो आपका आसाम हो गया। 371 सी पूछा जाए तो आपका क्या हो गया? मणिपुर हो गया। ठीक है। ए और टी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आपका एटी। तो नमातु लिख लेना है, उसके बाद स्मॉग लिख लेना है, फिर के लिख लेना है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। पहला ये क्या हो गया? नागालैंड। और एक 371 बी क्या हो गया? आपका हो गया असम हो गया। फिर एम से आपका मणिपुर हो गया। ए और टी से आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया। और यू क्या हो गया? यू से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब बनाने का फैसला जो किया गया था वो यू फॉर यूनिवर्सिटी हो गया। एस फॉर आपका सिक्किम हो जाएगा। एम फॉर आपका मिजोरम हो जाएगा। ए फॉर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऐसे ही सो ऑन आपका जी फॉर गोवा हो जाएगा। के फॉर कर्नाटक हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसे याद कर लेना है कि किस तरह से अनुच्छेद 371 से लेकर अनुच्छेद 371 ई एफ तक आपको कैसे स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो अभी हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था 371 ए।
तो ए से क्या है, नमातु पूरा लिख लिया, ए पे आया क्या, एन आया, एन से क्या आया, नागालैंड, नागालैंड इसका सही उत्तर है। तो बच्चों इस प्रकार से ही हमें याद करना है, बिना ट्रिक के आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि जब लंबी एक चीज हो जाए, बहुत सारे फैक्ट आप रट नहीं सकते, रटने का एक ही तरीका है आपको ट्रिक। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये कहां है, ये आर्टिकल 3 में है, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी आर्टिकल्स के बारे में आपको बता ही देता हूं। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, मतलब बदलना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, एक आपका कह रहा है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, 2 आपका कह रहा है संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 10 आपको नागरिकता के अधिकारों के स्थायित्व के यानी बने रहने की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में से द्वारा शासित नहीं है? तो 6वीं अनुसूची को याद करने के लिए बच्चों आप सभी को बता देता हूं, आपको लिख लेना है अमे मित्री। ठीक है, अमे मित्री आपको ऐसे लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। अमे मित्री के लिए मतलब आपका ये मे से हो गया मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, त्रि से हो गया त्रिपुरा और अ से हो गया असम। तो अमे मित्री ये 6ठी अनुसूची में है, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। आप इसको AMMT करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेघालय और मिजोरम जो है इसकी भले ही कोई मतलब अगर आप जैसे टैम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रिक, लेकिन अच्छी ट्रिक मैंने यही मतलब मैं तो काफी समय से यही ट्रिक है अमे मित्री। और अमे मित्री में देख लीजिए आ से असम नहीं, अच्छा ठीक है असम है, म से मेघालय नहीं है, मी से मिजोरम है, त्रि से त्रिपुरा है और एक आ से तो असम हो ही गया, तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश नहीं है 6ठी अनुसूची में। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित प्रदेश नहीं है। यह क्या है, इनर लाइन परमिट के द्वारा प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तो आपका क्या है कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर अधिनियम पहले आया था, 1872 में आया था शायद, उसी के तहत इनर लाइन परमिट का दिया गया है। ठीक है, तो ये उस प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत ये विशेष प्रावधान किया गया है। तो बच्चों अमे मित्री से आपको याद कर लेना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो मैंने आपको क्या क्या ट्रिक बताई, एक तो आपको रासनीरी पपायोदशम, एक बताया आपको नमातु स्मॉग के, ठीक है, एक बताया आपको मैंने अमे मित्री। तो ये ट्रिक सारी आप एक जगह लिख लीजिए, और नहीं लिखते हैं तब भी हम आपकी एक क्लास ट्रिक की ही लेंगे। सिंधु सभ्यता कैसे याद करनी है, पूरी सारे स्थान कैसे याद करने हैं, उसकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है। इन्हें कैसे याद करना है, पॉलिटी की बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक है। मैंने आपको बताया था ना, 21 को 71 से जोड़िए, 1992 में भी कौन सी जोड़ी गई, बोडो डोगरी मैथिली संथाली जोड़ी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक याद रहेंगी ना, तो आप मतलब जल्दी से जल्दी आपको सारे फैक्ट्स याद होते जाएंगे। और पेपर में भी जो क्या होता है, क्योंकि 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है बच्चों, वहां पर क्या है 100 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट हैं, और कभी पेपर्स की डिटेल्स भरने में, पेपर देखने में बहुत सारा समय जो बच्चों का चला जाता है। तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। ये मैं आपको यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, और भी अगर आप जैसे आरआरबी एनटीपीसी हो गया, जो तुलनात्मक रूप से जो वनडे एग्जाम है, छोटे एग्जाम है, उनमें भी 1 मिनट से कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया है, 100 क्वेश्चन है आपके हैं, तो 1 मिनट से कम है। तो ऐसे में अगर आप ट्रिक याद नहीं करेंगे और अपने मतलब डाटा की इंतजार करते रहेंगे कि कब सबकॉन्शियस माइंड से पॉपअप होके वो चीज आएगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 300 क को प्रभावित किया, क्योंकि इसके तहत ये एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, जबकि एक विधिक न्याय बन गया, विधिक कानून बन गया, और विधिक कानून एक कानूनी अधिकार बन गया 300 क के तहत। तो इसलिए संपत्ति का अधिकार जो है वो
संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत एक विधिक कानून बन गया, क्या? संपत्ति का अधिकार। अब उसके बाद 37वां क्वेश्चन, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, इनमें से कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर नहीं, बैंकिंग और बीमा ये संघ सूची में है, निगम कर नहीं, ये भी नहीं आता है। तो सार्वजनिक, राज्य सूची का पूछा ना, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता मतलब किस में आती है? राज्य के विषय में आती है। आपने सभी ने बच्चों देखे होंगे ना, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर हैं, मतलब आपके आसपास जो भी पब्लिक हेल्थ सेंटर होंगे वो किसके द्वारा गवर्न किए जाएंगे? राज्य के कानून के द्वारा किए जाएंगे, इसीलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, अब जो केंद्र जो बनाता है उनका क्या है? बैंकिंग हो गई, विदेश सेवा हो गई, और आपका निगम कर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। इस तरह के जो नियम है ना, इस तरह के जो विषय हैं वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का प्रावधान है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विशेष विषय क्या हैं? एक तो पुलिस हो गया, भूमि हो गया, सुधार हो गया, भूमि सुधार पूरा हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, कृषि हो गया, गैस इत्यादि, ये राज्य के अंतर्गत आने वाले। संघ सूची में देखिए कौन कौन से आते हैं? विदेशी मामले, बड़े मामले, रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स इत्यादि, ये कहाँ आते हैं? और समवर्ती सूची में आप देख लीजिए, विद्युत, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और योजना मतलब प्लानिंग, सामाजिक नियोजन और गोद लेना, ये सभी कहाँ? समवर्ती सूची में आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, और आर्टिकल 110 कहाँ है? अनुच्छेद 110 ऑप्शन ए में है। तो मेरे बच्चों, आप सभी को जितने भी अनुच्छेद मैंने कराए हैं अभी तक, आप देख रहे हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में यूपीएससी से लेके एमटीएस तक पूछे गए जितने भी सवाल हैं उनका ये निचोड़ है। आप सभी देख रहे हैं कि उनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक को लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है। अगर वो नहीं देते हैं तो एज इट इज मनी बिल जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, ये इस पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते। अगर पुनर्विचार के लिए कहते हैं और लोकसभा मान लेती है तो अच्छी बात है, और नहीं मानती है तो भी अच्छी बात है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार को उल्लेखित किया गया है? तो समानता के अधिकार कहाँ हो गए आपके? समानता के अधिकार हो गए आपके, देखिए ये तो आपका हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रतिषेध आपका हो गया। स्वतंत्रता कहाँ आ गई? ये तो आपकी धर्म से संबंधित आ गई। कौन? समानता के मामलों, विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो 14 से 18 बच्चों, मैं यहाँ स्वतंत्रता पड़ गया। समानता का आपको पता ही है, विधि के समक्ष समता हो गया, 14 हो गया। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध, ये 15वां हो गया। लोक नियोजन के विषय में समानता, ये अस्पृश्यता से उन्मूलन, उपाधियों का अंत, ये आपका 14 से 18 हो गए। ठीक है, 23 से 24 का आप सभी को पता है। एक तो बलात्श्रम से प्रतिषेध, मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, और 24 में हो गया कारखानों में बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा, बच्चों की नौकरी नहीं लगाई जाएगी, वो हो गया। और 25 से 28 आपके किसके हो गए? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हो गए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। 29 से 30 आपका अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित अधिकार हो गए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, कोई भी व्यक्ति को अनटचेबल नहीं माना जाएगा। तो क्या हो गया? अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल ऑप्शन ए, आर्टिकल 17। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधिकार देता है? तो 368 तो संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 23 से 24 आपका जो हो गया बच्चों और महिलाओं से के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगारी से मुक्ति देता है। 14 से 18 आपका समानता से हो गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर।
फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? समानता की अवधारणा को, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता, और आर्टिकल हो गया 14। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका बच्चों तब इसका ऑप्शन 448 ये सही उत्तर था। और ये चीजें बदलती रहती हैं। 26 जनवरी 1949 को जब भारतीय संविधान हमने आत्मार्पित किया था, अंगीकृत किया था, उस समय 395 अनुच्छेद थे। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय इसे अध्यायों में विभाजित किया गया था। कितने किया गया था? तो आपके 22 भागों में किया गया था। भागों से रिलेटेड जो हमने कुछ कर लिया है, और यहां पर ऑप्शन बी सही उत्तर लगाना है, क्योंकि 25 जो है 25 प्रारंभ में नहीं था, 25 अब हो गए हैं। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो आर्टिकल 29 हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रावधान करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। उसके बाद भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो आर्टिकल 40 में क्या है? पंचायतें का डीपीएसपी प्रिंसिपल के अंतर्गत। आर्टिकल 40 हो गया ग्राम पंचायतों का संगठन, 43 हो गया निर्वाह मजदूरी। ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। और ठीक है। और 42 क्या हो गया? कर्मकारों के लिए। नहीं बच्चों ये गलत हो गया। 43 यहां पर आएगा और 42 यहां आएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। निर्वाह मजदूरी 43 के अंतर्गत है। और ये जो बच्चों यहां पर आपने ये जो गलती हो गई, यहां पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ठीक है। अनुच्छेद वाली क्लास देखकर। उसके बाद एक मिनट बैक जाएं। यहाँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों का अंत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया, अनुच्छेद 18 हो गया। 25 तो देख लीजिए आप, अंत्यकरण की और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हो गई। और 23 हो गया आपका मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। और 22 हो गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। और अनुच्छेद 18 हो गया उपाधियों का अंत। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय, तो ये कौन सा हो गया आपका? पंचायतों और स्थानीय निकाय। तो बच्चों ये हो गया आपका 243, आर्टिकल 243 में सही उसका उत्तर है। ऑप्शन डी को सही लगाइए। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 21 तो हो गया आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 270 हो गया आपका करों के बारे में हो गया। 243 आपका पंचायत और नगर पालिका के गठन, संरचना और उत्तरदायित्व से संबंधित हो गया। 51 का आपका हो गया मूल कर्तव्य से संबंधित। कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में कहा गया? तो अनुच्छेद 112 में बजट को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब आप देख लीजिए, 112 में हो गया आपका बजट, 102 में हो गया संसद के सदस्यों की निर्भरताएं, 101 में हो गया संसद के स्थानों का रिक्त होना, और 113 में हो गया संसद के प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा? तो ये हो गया 263 सही आंसर है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो गया हमारा, क्योंकि 262 में आपका हो गया नदी जल जो अधिकरण बनते हैं, नदियों के जो पानी का है, अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं, धाराएं हैं, उनके पानी के बंटवारे से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायाधिकरण बनेगा। उसके बाद 262 हो गया वो, 263 में हो गया अंतर्राज्यीय परिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। 261 में क्या हो गया? सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। 262 में आपका अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल उपयोग, वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय ले सकती है।
वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 360 में। अभी तक भारत में वित्त आपातकाल लगा नहीं है बच्चों, आर्टिकल 360 के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 देश से संबंधित है, तो ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसके अंदर क्या है? अमेंडमेंट्स हैं, और अमेंडमेंट्स भी किस तरह से? दो तरीके से। एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक हो गया स्पेशल मेजोरिटी प्लस में स्टेट, आधे से ज्यादा राज्यों का कंसेंट चाहिए होता है। तो कौन सा हो गया? संविधान का संशोधन। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20वां संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो आर्टिकल क्या हो गया? 368 हो गया, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट कंसेंट। उसके बाद अक्टूबर 2020 तक भारत प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान के कितने भाग हैं? तो अब बच्चों ये पूछा गया तक, तो आपको यहां पर ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा और 25 लगाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के शुरुआत में तो 22 भाग थे। वैसे भी नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 22 भाग हैं, लेकिन कुल यदि पूछा जाए कि अमुक डेट तक कितने हैं, यानी कि आज की डेट तक कितने हैं, तो आप 25 लगाइएगा, उसको सही उत्तर 25 होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? राज्यों में विधान परिषद के गठन के लिए, तो ये बच्चों ये हो गया 169। ठीक है, और आपको एक चीज और बताई थी, दोबारा से याद कर लेता हूं, एक ट्रिक याद करा देता हूं, टैबकुम। ठीक है बच्चों, ये 6 राज्यों में, या आप लिख लीजिए मकतब या टैबकुम, यही 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? तो संविधान का उच्चतम न्यायालय कौन सा? आर्टिकल 32 हो गया उसका। कौन कौन सी हो गई आपकी? अधिकार परीक्षा हो गया, प्रतिषेध हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, हैबियस कॉर्पोरेशन, और उत्प्रेषण हो गया जिसे सर्ट्योरी बोलते हैं, और एक हो गया परमादेश। मतलब ठीक है, यानी मतलब हम अधिकार देते हैं। कैसे कि उच्चतम न्यायालय अधिकार देता है नीचे के न्यायालयों या फिर किसी सरकारी डिपार्टमेंट को क्या करने का? वो निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा नहीं दिया गया है? तो बच्चों इसमें नहीं दिया गया पूछा गया है, तो आप लिख लीजिए कि पहले में तो आपका हो गया महाराष्ट्र और गुजरात, MG आपका हो गया। उसके बाद आपको लिखना है नमातु, स्मॉग के। और बच्चों देख लीजिए आप, बहुत ज्यादा आपको नाम का आपको देखना नहीं है, और सॉरी यहां पर के लिख दिया, आपको के देखना है, ये सब देखना है। आपको देखना है कि हिमाचल प्रदेश के लिए एच कहां पर है। हिमाचल प्रदेश के लिए एच आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नागालैंड हो गया, असम हो गया, और आपका मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, सिक्किम हो गया, लेकिन आपको एच नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को विशिष्ट और स्थायी दर्जा, स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया है। तो बच्चों ये थे और 30 क्वेश्चन जो हमने आपको पिछली क्लास में जो 30 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद हमने आपको 31 to 60 क्वेश्चन इस क्लास में कराए हैं बच्चों। और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अगर आप इनको कर लेते हैं तो फिर अनुच्छेदों से रिलेटेड कोई भी जो आपकी क्वेरी है वो बचेगी नहीं। तो बच्चों इनको आप याद कीजिए, आत्मसात कीजिए। तब तक के लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये जो क्लास हम करा रहे हैं संविधान शिक्षा सीरीज के तहत, क्योंकि हम पॉलिटी में थोड़े पिछड़ रहे थे इसलिए हम पॉलिटी को लेकर आए हैं, तो बच्चों इन क्लास को अपने दोस्तों तक प्रेषित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इनको नियमित रूप से देखने का प्रयास कीजिए, ताकि और जो हमारा स्ट्रेटजी भाग है, जो हमने यूपीएससी के लिए स्ट्रेटजी दी है या आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्ट्रेटजी की है, और आप सभी के अनुरोध पर हमने ग्रुप डी के लिए भी स्ट्रेटजी दी है, तो स्ट्रेटजी पार्ट को जरूर देखिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है।
तो आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।